हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 12 वेब एप्लीकेशंस कोड 803 पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए यूनिट 1 इमर्जिंग ट्रेंड्स को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड बाकी चैप्टर्स कौन सी डेट को आएंगे उसके लिए शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर गिवन है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। इस चैप्टर में हम ऐसे ट्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं एंड उनमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो सबसे पहला है IoT मींस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज, सोशल मीडिया एटिकेट्स। ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। IoT means Internet of Things। IoT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को यूज़ करते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। एंड जब हम IoT डिवाइसेस की हेल्प से अपने डेली टास्क परफॉर्म करते हैं, उससे हमारी लाइफ और ज़्यादा इजी एंड कन्वीनियंट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्मार्ट फ्रिज है और आप कहीं बाहर हैं, आप शॉपिंग लिस्ट बनाना भूल गए हैं, आपको नहीं पता है कि फ्रिज में क्या है और क्या नहीं, तो आप सिंपली अपने ऐप पर चेक कर सकते हैं। ऐप आपके फ़ोन में होगा जो आपके पास बाहर होगा, और फ्रिज तो घर पर है बट फिर भी आप उस ऐप के थ्रू अपने फ्रिज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी ग्रॉसरीज हैं या फिर हमें और क्या क्या लेकर जाना है, वो चीज़ आपका फ्रिज आपको नोटिफाई कर देगा। तो उसकी हेल्प से आप बिना घर पर वापस जाए आप ऑनलाइन ही देखकर वो सभी सामान ला सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग स्मार्ट डिवाइसेस अलग अलग तरह से हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, कन्वीनियंट बनाती हैं। IoT डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सभी चीज़ें होती हैं। मतलब अगर किसी भी IoT डिवाइस को प्रॉपरली फंक्शन करना है तो उसमें ये सभी चीज़ें एम्बेड की जाती हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। जब ये सभी चीज़ें एक साथ एनेबल्ड होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी और ये डेटा को कलेक्ट करेगी, उसे नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज करेगी और फिर अपना टास्क परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था स्मार्ट फ्रिज का एग्जाम्पल, तो स्मार्ट फ्रिज खुद में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है। वही सॉफ्टवेयर आपके ऐप से कनेक्टेड है, उसी ऐप की हेल्प से आपको पता चला है। और ये एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है? नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू। जो स्मार्ट फ्रिज है वो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है और आप भी। इसी तरह से वहाँ पर सेंसर भी है और सेंसर की वजह से ही ये पता चल पा रहा है कि वहाँ पर कौन से ग्रॉसरीज हैं और कौन से ग्रॉसरीज नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ों का वहाँ पर एम्बेडेड होना ज़रूरी है एक IoT डिवाइस में। अंडरस्टूड? IoT को जब क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ यूज़ किया जाता है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, हमें और ज़्यादा हेल्प करता है। समझते हैं कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग एक न्यू कंसेप्ट है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, बट यहाँ पर अगर हम ब्रीफली समझें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोर करते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको अपना डेटा किसी फिजिकल डिवाइस में स्टोर करना होगा, नहीं, आपको अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर करना है क्लाउड सर्वर्स पर। तो जब भी आपको डेटा एक्सेस करना है, चाहे वो आप दूसरी डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं या फिर किसी दूसरी जगह जाकर कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है, बस आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए तो आप अपने डेटा को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो यही बेनिफिट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो अगर हम इसको लिंक करें, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया स्मार्ट फ्रिज का, तो स्मार्ट फ्रिज तो आपके घर पर रखा है और जो आपके पास ऐप है मोबाइल में वो आप अपने साथ ले जा रहे हैं, राइट? आपका मोबाइल आपके पास है, तो आपको उस पर वो नोटिफिकेशन कैसे मिला जो एक्चुअल में उस फ्रिज से दिया गया है, जो फ्रिज आपके घर पर है? तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि वहां पर आपके सभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और जो डेटा
नेटवर्क पर शेयर किया जा रहा है वही डेटा आपके पास भी आ रहा है, तो आपको इसी वजह से वो नोटिफिकेशन मिला है। ठीक है, तो इस तरह से IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग एक साथ मिलकर और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर IoT फ्रंट एंड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा जब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ की तो उसमें क्या था, जब हमें नोटिफिकेशन मिला तो वो नोटिफिकेशन हमें ऐप पर मिला है, तो बेसिकली वो फ्रंट एंड का पार्ट है। बट एक्चुअल में ये सर्विस थी किसकी, मतलब वो जो डेटा नेटवर्क पर गया वो तो क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट था ना। तो इसी तरह से जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज होती हैं उनके लिए फ्रंट एंड बनकर कौन काम करता है, IoT मींस जो भी हम IoT डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स को अलाउ करता है, एनेबल करता है कि वो इंटरनेट के थ्रू अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसलिए अब हम IoT डिवाइसेस जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ यूज़ करते हैं सो दैट हमें उसका रियल बेनिफिट मिल पाए। और इसी वजह से अब हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, लाइक हमारे पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम, अलग अलग तरह के स्मार्ट होम डिवाइसेस होते हैं। तो ये सभी स्मार्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों का यूज़ किया जा रहा है और इसकी वजह से काफ़ी डेटा भी जनरेट होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ट्रू पोटेंशियल तो तभी सामने आता है जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ओके, अब हम IoT डिवाइसेस की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। सो IoT डिवाइसेस की स्टार्टिंग हुई 1982 में, जहां पर सबसे पहले कोको कोला वेंडिंग मशीन बनाई गई। इस मशीन का काम था ये बताना, बेसिकली इसमें सेंसर्स यूज़ किए गए थे और इंटरनेट से कनेक्टेड थी। इस वजह से इसके सेंसर्स ये बता पाते थे कि वहाँ पर स्टॉक खत्म है या फिर बॉटल्स ठंडी हैं, ये सभी चीज़ें वो सेंसर्स के थ्रू बताते थे। तो ये था बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहीं से स्टार्टिंग हुई IoT डिवाइसेस के लिए। बट उस टाइम तक ये IoT वर्ड सामने नहीं आया था, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो इसे हम इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस कहते थे। तो 1982 में फर्स्ट इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस बनाई गई, कोको कोला वेंडिंग मशीन। फिर 1990 में एक टोस्टर बनाया गया और ये पहला टोस्टर था जो इंटरनेट से ऑपरेट होता था, इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता था। एंड ऑफकोर्सली इसमें पूरा काम नहीं हो पाता था इनिशियली, क्योंकि ऑफकोर्सली ये एक इन्वेंशन है। तो इन्वेंशन होती है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में बिल्कुल एकदम परफेक्ट इन्वेंशन हो जाएगी, उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। बट ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, मतलब दुनिया का पहला टोस्टर जो इंटरनेट से ऑपरेट हो सकता है वो 1990 में बनाया गया। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हम इन्हें इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस कह रहे थे, तो अब ये IoT टर्म कब आया, ये आया 1999 में, जहां पर केविन एस्टॉन ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड ये बताया कि ऐसी सभी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और हम उन्हें इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो सभी IoT डिवाइसेस हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट हैं। ओके, 2000 ऑनवर्ड्स टेक्नोलॉजी और ज़्यादा कॉमन होने लगी, इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन, ये सभी चीज़ें लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे। इसी के साथ 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ LG स्मार्ट फ्रिज। तो ये LG स्मार्ट फ्रिज क्या है, जो अभी हमने शुरू में एग्जाम्पल लिया था स्मार्ट फ्रिज का, उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्मार्ट फ्रिज में हमने डिस्कस किया कि स्मार्ट फ्रिज डिटेक्ट कर सकता है कि उसका टेम्परेचर कितना है, अगर उसका टेम्परेचर अंदर ज़्यादा होगा तो वो उसे अपने आप कूलिंग कर देता है। इसी तरह से वहाँ पर अगर कुछ स्टॉक खत्म है तो वो हमें उसका नोटिफिकेशन भी दे देता है। तो ये इस तरह से ऑपरेट करता है। एंड ऑफ कोर्सली हम इसको अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके इसके नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। देन 2004 में स्मार्ट वॉच लॉन्च की गई। एंड स्मार्ट वॉच जैसे जैसे टाइम और ज़्यादा बढ़ा, एडवांसमेंट्स हुई, तो और ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्मार्ट वॉचेज़ अब आने लगी हैं। जो पहले होती थी उसमें आप जनरली हेल्थ रेट देख सकते थे, टाइम तो ऑफकोर्सली दिखता ही है, बट उसके साथ और भी चीज़ें थी। एंड इवन जो लेटेस्ट स्मार्ट वॉच होती हैं उसमें आपको ऑलमोस्ट फंक्शंस मिलते हैं जो आप अपने फ़ोन में परफॉर्म करते हैं, लाइक आप इवन पिक्स भी क्लिक कर सकते हैं, देन आप इसमें कोई भी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट काम आप स्मार्ट वॉच के थ्रू कर सकते हैं। देन स्मार्ट आईफोन 2007 में लॉन्च किया गया।
देन 2009 में कार टेस्टिंग की गई सेल्फ ड्राइविंग के लिए। बेसिकली एक ऐसी कार डेवलप करने की कोशिश कि वो अपने आप ड्राइव कर सके। इसमें सेंसर्स होंगे जिसकी हेल्प से वो सेंस कर पाएगी कि कहाँ पर जाना है और कहाँ पर रुकना है, एंड सॉफ्टवेयर होगा जिसकी हेल्प से उसके पास मैप होगा और डेस्टिनेशन का पूरा मैप होगा कि कहाँ से कैसे जाना है। देन 2011 में स्मार्ट टीवी लॉन्च किए गए। जब हम ट्रेडिशनल टीवी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो चैनल आ रहा है और जिस चैनल पर जो चल रहा है आप वही देख सकते हैं, मतलब लिमिटेड चैनल्स एंड लिमिटेड ऑप्शंस। बट स्मार्ट टीवी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको जो भी देखना है, ऑनलाइन कुछ भी देखना है तो वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। देन 2013 में गूगल लेंस लॉन्च किया गया। तो गूगल लेंस बेसिकली एक ऐसा फीचर है जिसमें आप फोटो क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी का कोई मोबाइल देखा और आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप उस मोबाइल का फोटो क्लिक करते हैं और आप उसको गूगल लेंस के थ्रू इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको उस चीज़ का नेम नहीं भी पता है तब भी आपको वो इंटरनेट पर मिल जाएगी। देन 2014 में Amazon Echo लॉन्च किया गया। Amazon Echo स्मार्ट स्पीकर है जो एलेक्सा मींस Amazon का वॉइस असिस्टेंट जिसमें बिल्ट इन होता है, ये एलेक्सा को यूज़ करता है। एंड इसमें हम जो भी बात करते हैं या फिर जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ये उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा सॉन्ग प्ले करना है, मतलब हमने बोल कर कहा तो वो वही प्ले कर देगा। इसी तरह से अगर हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कोई और काम करने का तो वो उसे, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि लाइट्स ऑफ करने हैं और हमारी स्मार्ट होम डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो लाइट्स को भी ऑफ कर देगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। देन 2015 में टेस्ला ऑटो पायलट लॉन्च किया गया। बेसिकली ये पूरा सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं है, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ ड्राइवर्स का एक असिस्टिंग सिस्टम टाइप है। सो बेसिकली ड्राइवर्स को तो रहना होगा बट उनका मिनिमल रोल होगा, लाइक वो देखेंगे कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो वो कंट्रोल करेंगे, अदरवाइज मोस्टली काम ये परफॉर्म कर सकता है। बट येस, पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग नहीं है, इसमें ड्राइवर्स की नीड होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ आईओटी। आईओटी डिवाइसेस यूज करने से टास्क की करने की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, मतलब जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। एंड मोस्टली टास्क ऑटोमेटेड हो जाते हैं, मतलब खुद से हो जाते हैं, लाइक हमें उसमें इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं अगर हमारे पास इंटरनेट है तो, मतलब अगर आपके घर पर स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं और आपको उसमें कोई इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप बाहर से भी देख सकते हैं, वापस घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। देन ग्रेटर एबिलिटी टू गैदर एंड एनालाइज डेटा मीन्स, जब आप IoT डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो वो आपका डेटा कलेक्ट करती है और उस डेटा को एनालाइज किया जाता है कि आपके मीन्स कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर कंपनी इम्प्रूव कर सकती है, किस डिवाइस को, किस सर्विस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सभी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं एंड हेंस डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती है। देन कॉस्ट सेविंग्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट बल्ब है, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप रूम में नहीं होंगे तो वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो स्मार्ट बल्ब है, आपको उसे सेपरेटली ऑफ करने की नीड भी नहीं है। और दूसरा, अगर आप ऑफ करना भूल भी गए हैं तो वो खुद ही ऑफ हो जाएगा, जब कोई नहीं होगा रूम में, इस चीज़ को सेंस करते हुए वो खुद ही ऑफ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर IoT डिवाइसेस बहुत बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। देन जिस चीज़ के फ़ायदे हैं उसके नुकसान भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड पोटेंशियल फॉर हैकिंग और डेटा ब्रीचेस मीन्स, जब हम IoT डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि सभी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं तो इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मीन्स हमारा डेटा सिक्योर है या फिर नहीं, हम सिक्योर हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर हमारा डेटा लीक होता है तो उस केस में हमारी सिक्योरिटी के लिए ये एक कंसर्न की बात है, एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। एंड अगर हैक हो जाता है डेटा या फिर डेटा लीक हो जाता है, इन सभी केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। देन प्राइवेसी इश्यूज, कई बार सुनने में आता है कि कंपनीज डेटा सेल कर देती हैं दूसरी कंपनीज को अपने बेनिफिट के लिए, बट है तो वो हमारा पर्सनल डेटा, तो कंपनी उसे हमारी बिना परमिशन के कैसे यूज़ कर सकती है, तो इसलिए कभी कभी प्राइवेसी इश्यूज भी होते हैं। देन हमारा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी ओवर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, लाइक हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि
हम कोई काम बिना टेक्नोलॉजी के फिर कर ही नहीं पाते। हम ना ही कोई चीज़ याद रख रहे हैं, ना ही हम कोई काम खुद कर रहे हैं, तो हमारा टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाता है। एंड इसमें अगर सिस्टम फेलियर हो गया, मतलब सपोज करते हैं किसी वजह से आपका कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा है, स्मार्ट होम डिवाइस, तो उस केस में सारा काम आप खुद करेंगे, बट क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, तो अब आपको वो सब काम करने में भी बहुत मुश्किल आएगी। एंड ऑफ कोर्सली सिस्टम फेलियर हुआ है तो उसकी वजह से आपके डेटा पर भी इफेक्ट होगा। देन कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइस तो अच्छी है, उसका रोल बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, बट उसकी बैटरी लाइफ लिमिटेड है, जिसकी वजह से जब हमें उसकी ज़रूरत होगी उस टाइम वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। देन जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं ऑटोमेशन की वजह से, मींस आईओटी डिवाइसेस आने की वजह से मोस्टली टास्क ऑटोमेटेड हो गए हैं। एंड हम जो काम कभी किसी पर्सन से कराते थे, आज वो सभी काम हम आईओटी डिवाइसेस की हेल्प से मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, लोगों की जॉब जा रही हैं, और उस जॉब को कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सभी डिवाइसेस। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जॉब, बट ये कुछ जॉब्स जा रही हैं। देन एग्जाम्पल्स ऑफ आईओटी डिवाइसेस, सबसे पहला है ऑटोनॉमस व्हीकल्स। सो इसका एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सो बेसिकली यहाँ पर ड्राइवर्स तो होंगे, बट यहाँ पर मैक्सिमम जो फीचर्स होंगे वो ऑटोमेटेड होंगे, लाइक उसमें इंटरवेंशन इतनी नहीं होगी। देन फिंगरप्रिंट टाइम क्लॉक्स, ये होम सिक्योरिटी सिस्टम का पार्ट है। देन ग्लूकोज मॉनिटर्स, स्मार्ट ग्लासेस। देन स्मार्ट लाइटिंग मीन्स हम अपने फ़ोन से ही लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ, डिम लो हाई कर सकते हैं। देन स्मार्ट लॉक्स। देन स्मार्टफोन्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स। देन रोबोट्स, स्मार्ट स्पीकर्स, इसका एग्जाम्पल हमने समझा था अमेजॉन इको। देन स्मार्ट टीवी, वियरेबल्स। वियरेबल्स में हम ऐसी आईओटी डिवाइसेस की बात करते हैं जो हम पहन सकते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच। सो मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनिशियली कम आईओटी डिवाइसेस थे, बट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो मैक्सिमम डिवाइसेस आईओटी टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। एंड अब हम आईओटी डिवाइसेस को ऑलमोस्ट हर फील्ड में देख सकते हैं। अब हम समझते हैं आईओटी डिवाइसेस काम कैसे करती हैं। तो हर एक आईओटी डिवाइसेस में होते हैं सेंसर्स जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लाइक हम अगर सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो खुद से कैसे सेंस कर पा रही है कि हमें कहाँ पर चलना है, कहाँ पर नहीं चलना है, वो सेंसर की वजह से पॉसिबल है। इसी तरह से हर एक आईओटी डिवाइस में सेंसर्स होते हैं। देन इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और सेंड किया जाता है नेटवर्क के थ्रू क्लाउड पर, जहाँ पर इसे एनालाइज किया जाएगा डेटा को। और क्योंकि ये रियल टाइम प्रोसेसिंग है, तो जो भी एक्शन होगा या जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो रियल टाइम में ही मिलता है। तो ये सभी चीज़ें आईओटी डिवाइसेस किस तरह से काम कर रही हैं, सबसे पहले सेंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, उस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क के थ्रू क्लाउड पर सेंड किया जाएगा, जहाँ पर डेटा एनालाइज होगा और फिर हमें रियल टाइम में ही उसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एंड क्योंकि ये जो डेटा हमने यहाँ पर प्रोसेस किया था, जो भी एनालिसिस हमने किया है, ये बाद में भी काम आ सकता है, हो सकता है कि उसे फर्दर एनालिसिस के लिए फ्यूचर में यूज़ किया जाए, तो इसलिए उस डेटा को आर्चिव में रखा जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल आईओटी। जब हमने आईओटी की बात की तो वो एक ब्रॉडर फील्ड है जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर होंगे, बट अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल आईओटी के बारे में, तो ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के साथ डील करता है। सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जब हम आईओटी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उसी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल आईओटी। सो यहाँ पर एडवांस सेंसर्स यूज़ किए जाएंगे, सॉफ्टवेयर, मशीनरी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर इंडस्ट्रियल आईओटी बनाती हैं। एंड यहाँ पर भी डेटा ड्रिवन अप्रोच ही रहेगा, मीन्स यहाँ पर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसे एनालाइज किया जाएगा और फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। सो अप्रोच वही है जो हम पहले आईओटी में डिस्कस कर रहे थे, बस यहाँ पर हम उसे स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में अप्लाई करने वाले हैं।
सो डेटा ड्रिवन अप्रोच की हेल्प से रियल टाइम में डेटा की प्रोसेसिंग होती है और हम रियल टाइम में डिसीजन ले पाते हैं। एंड क्योंकि हमें पता है कि डेटा को एनालाइज किया जा रहा है तो इसकी हेल्प से हम एनालिटिक्स को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। सो ऑल ओवर यहाँ पर हमें इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में किस तरह से बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला है बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मींस जितने भी काम वहाँ पर हो रहे हैं इंडस्ट्री में वो और ज़्यादा एफिशिएंट वे में हो पाएंगे। देन रिड्यूस्ड कॉस्ट, मींस अब हर चीज़ की कॉस्ट कम हो जाएगी, ऑप्टिमम हो जाएगी एंड जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, जो आउटपुट होगा, उसकी क्वालिटी भी पहले से ज़्यादा बेटर होगी। इंडस्ट्रियल आईओटी की हेल्प से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि मशीन्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं, सभी इक्विपमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, इस चीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है, लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर फेलियर के चांसेस हैं। सो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ऑपरेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल आईओटी सभी इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को स्मार्टर, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल आईओटी। आईओटी को इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। सो काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेंशन हैं, जैसे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री, मींस जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए स्मार्ट मशीनरी यूज़ की जाएगी जिसमें एडवांस सेंसर्स होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होगी, तो उसकी हेल्प से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, सो व्हीकल्स, वेयर हाउस, सप्लाई चेन सिस्टम, सभी को स्मार्ट डिवाइसेस बनाया जाता है, स्मार्ट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ आईओटी। देन एनर्जी एंड यूटिलिटीज़, अगेन हमें एनर्जी कंजम्पशन सबसे कम रखना होता है इंडस्ट्री में एंड सबसे कम एनर्जी यूज़ करते हुए सबसे बेस्ट आउटपुट लेना होता है, मींस हमें एनर्जी का ऑप्टिमम यूज़ करना है। तो एनर्जी के ऑप्टिमम यूज़ के लिए हम आईओटी को यूज़ कर सकते हैं। आईओटी हमें हेल्प करेगा ये मॉनिटर करने में कि कहाँ पर कितना एनर्जी यूसेज है एंड अगर कहीं पर एनर्जी लीक होगा या फिर एनर्जी का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तो वो चीज़ हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, उस चीज़ को डिटेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। देन हेल्थ केयर सेक्टर में आईओटी को यूज़ किया जाता है पेशेंट्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। लाइक अगर डॉक्टर कहीं दूर चले भी गए हैं बट अगर वहाँ पर आईओटी इम्प्लीमेंटेड है प्रॉपरली तो जो भी उस पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो चीज़ डॉक्टर को पता चल सकती है, भले ही वो कहीं और हो बट फिर भी उन्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ये हेल्थ केयर में जो आईओटी इम्प्लीमेंट किया गया है इसकी हेल्प से वो मॉनिटर कर सकते हैं इवन इन रिमोट एरियाज। इंडस्ट्रियल आईओटी एंड कंज्यूमर आईओटी के बीच क्या डिफरेंस है, अब इस बात को समझते हैं। सो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आईओटी एक ब्रॉडर टर्म है एंड इंडस्ट्रियल आईओटी उसका एक एस्पेक्ट है, मींस आईओटी के अंडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओटी आएंगे। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल आईओटी एंड कंज्यूमर आईओटी उसके टू टाइप्स हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियल आईओटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ किए जाते हैं एंड इनका मेन पर्पस है जो भी ऑपरेशंस होते हैं इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी कंजम्पशन, इन सभी ऑपरेशंस को ऑटोमेशन करने के लिए और साथ ही इनको सेफ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीन है जिसमें सेंसर लगा हुआ है एंड उसमें कम्प्लीटली आईओटी मशीन है, वो आईओटी डिवाइस है, तो उस केस में वहाँ पर सेंसर्स भी होंगे, सॉफ्टवेयर्स भी होंगे, तो जब वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही है तो उसमें वो उसके अकॉर्डिंग ही नोटिफाई कर सकती है, अलर्ट दे सकती है या फिर कंजम्पशन के बारे में रियल टाइम में बता सकती है। तो ये सभी चीज़ें इंडस्ट्रियल एरिया में काम आती हैं। देन बात करें कंज्यूमर आईओटी की, तो यहाँ पर ऐसे आईओटी डिवाइसेस होते हैं जो हमें डेली लाइफ में हेल्प करते हैं, मींस ये एज सच मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में काम नहीं आते हैं, ये हमारी डेली लाइफ के टास्क में काम आते हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट होम डिवाइसेस, ये सभी हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम अगर स्मार्ट वॉच में हमें नोटिफिकेशन मिल जाती है कि हमारे मोबाइल पर कॉल आ रहा है या फिर एसएमएस है या फिर किसी और ऐप में नोटिफिकेशन है, तो वो हमारी कन्वीनियंस के लिए है। इसी तरह से जब हम स्मार्ट लाइट सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें हम बोल कर लाइट ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, तो वो भी हमारी कन्वीनियंस के लिए है। एज सच उसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो बस हमारी डेली लाइफ
को ईजी बनाने का तरीका है। सो कंज्यूमर आईओटी का मेन फोकस होता है डेली लाइफ के टास्क को ईजी और कन्वीनियंट बनाना, बट इंडस्ट्रियल आईओटी का फोकस होता है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस को एफिशिएंट बनाना, सो दैट वहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो भी ऑप्टिमम हो और वहाँ पर सेफली सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हो पाएं। अंडरस्टूड? Now let us proceed to the next topic, types of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को समझने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसकी हेल्प से यूज़र्स कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। कोई भी मशीन तभी हम यूज़ कर पाएंगे जब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे यूज़र फ्रेंडली बनाता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया या फिर आपने माउस से कोई क्लिक किया, तो वो चीज़ कंप्यूटर सिस्टम को कैसे समझ में आएगी? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कुछ भी टाइप कर लीजिए, कुछ भी क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर क्लिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने उस चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट नहीं किया है। अंडरस्टूड? सो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड ये हर एक डिवाइस में प्रेजेंट होता है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें भी, लाइक अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें iOS होता है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक डिवाइस में प्रेजेंट होते हैं एंड उसी की हेल्प से आप उस डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जनरली हम PC, लैपटॉप पर यूज़ करते हैं। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मीन्स आपको यहाँ पर सब कुछ ग्राफिक्स की फॉर्म में दिखाई देता है। आपको कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है उसके लिए आइकन होगा, उसमें कुछ क्लिक करना है तो उसके लिए बटन होगा, तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से आप कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। एंड हर चीज़ के लिए यहाँ पर आपको कमांड लाइन नहीं लिखनी होगी, आप मोस्टली इंट्रैक्शंस ग्राफिक्स के थ्रू कर सकते हैं, आइकन्स पर क्लिक कर सकते हैं, बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज लिनक्स। ये जनरली पर्सनल कंप्यूटर्स में या फिर वर्क स्टेशंस में यूज़ करते हैं एंड ये डेवलपर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। देन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता है, जैसे मैकबुक, आई मैक। देन एंड्रॉयड, ये गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉच इन सभी में यूज़ किया जाता है। देन iOS, ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन, आईपैड, आईपॉड टच इन सभी में यूज़ किया जाता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं। कई बार हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर के थ्रू और कई बार हम इनपुट देते हैं। इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन कैसे मैनेज हो पाता है? मीन्स अगर हमें इनपुट देना है तो वो इनपुट हमने जब किसी भी डिवाइस से दिया है, हमने कुछ भी टाइप किया, हमने कुछ भी माउस से क्लिक किया, तो वो चीज़ कंप्यूटर तक कैसे पहुंच रही है, कंप्यूटर इस चीज़ को कैसे समझ पाता है? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं, प्रोसेसर है, मेमोरी है, तो कौन सी रिसोर्स कहाँ पर कितनी देर के लिए एलोकेट करनी है, कब फ्री करनी है, ये सभी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। देन प्रोसेस मैनेजमेंट, जब एक साथ काफ़ी सारे प्रोसेस रन होते हैं तो कौन से प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज कितनी देर के लिए एलोकेट करनी है, ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। देन फाइल मैनेजमेंट, जितने भी फाइल्स हम बनाते हैं जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वो सभी डेटा, उन सभी फाइल्स की डिटेल्स ये फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग स्टोर होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। देन मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स हम कहाँ पर कौन सी प्रोसेस में कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उस मेमोरी को कब फ्री कर रहे हैं, ये सभी मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज यूजर फ्रेंडलीनेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से यूज़र कंप्यूटर सिस्टम के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाता है। लाइक अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है, आप उसके आइकन पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कमांड या फिर कोई प्रोग्राम लिखने की नीड नहीं है। देन रिसोर्स शेयरिंग। एक कंप्यूटर के पास अलग अलग रिसोर्सेज होती हैं एंड
अगर हम बात करें कि हमें एक ही टाइम पर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वो जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे हैं सभी में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज एलोकेटेड होंगी। कहाँ पर कितना प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, कहाँ पर कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है एंड इसी की वजह से सभी रिसोर्सेज प्रॉपरली फंक्शन कर पाती हैं। देन डेटा प्रोटेक्शन, हम जानते हैं कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल यूज़र्स वर्क कर सकते हैं अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाकर, तो हर एक यूज़र का अपने अकाउंट में डेटा सेफ है, डेटा प्रोटेक्टेड है, उसे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। देन मल्टीटास्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप अलग अलग टास्क एक ही टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही टाइम पर आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और उसी टाइम पर आपने वर्ड फाइल ओपन की हुई है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं। सो इस टाइप से आप मल्टीपल टास्क सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर हम 4 टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है जो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा जहाँ पर टाइम बहुत क्रिटिकल है, मीन्स हमें रियल टाइम में ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, हमने इनपुट दिया या फिर इनपुट मिला और उसी टाइम हमें आउटपुट चाहिए। रियल टाइम इवेंट्स के लिए ये हेल्पफुल होता है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है ताकि इनपुट मिलते ही आउटपुट मतलब एक्शन लिया जा सके। देन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक टाइम पर एक ही यूज़र को सपोर्ट करता है, मीन्स ऐसा नहीं है कि मल्टीपल यूज़र्स नहीं हो सकते हैं बट सेम टाइम पर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल विंडोज़, यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं बट वो एक ही टाइम पर यूज़ नहीं कर पाएंगे उस सिस्टम को, वो अलग अलग टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक टाइम पर एक ही यूज़र को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। देन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक टाइम पर मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं, मींस एक ही टाइम पर मल्टीपल यूज़र्स उस पर काम कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लिनक्स एंड यूनिक्स। देन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड, ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स इन सभी के लिए बने होते हैं, मतलब ये कंप्यूटर्स के लिए नहीं होते, ये लोअर स्पेसिफिकेशन डिवाइसेस के लिए होते हैं जहाँ पर कंप्यूटर जितना काम नहीं होगा एंड कंप्यूटर जैसे स्पेसिफिकेशन नहीं होंगे। सो यहाँ पर फ़ोन, टैबलेट इन सभी के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम iOS कह देते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो ये दो तरह के सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया है वो बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। तो चलिए समझते हैं दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। रेलवे स्टेशन तो आप सभी ने देखा होगा मूवीज़ में या फिर रियल लाइफ में भी। सो वहाँ पर आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन आती है तो वो कहाँ पर आती है, प्लेटफॉर्म पर आती है। अब इसी एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जिस प्लेटफॉर्म की हमने बात की वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मीन्स ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली अगर हम इस एग्जांपल से कंपेयर करें तो ये वो ट्रेन्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करती हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें अपने सिस्टम को फंक्शनिंग बनाना है, मतलब हमारा सिस्टम वर्क कर पाए, उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तो अपने अपने टास्क होंगे, जिस तरह से हर एक ट्रेन अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जाती है, सभी ट्रेन एक डेस्टिनेशन पर तो नहीं जाती ना, हर एक ट्रेन की अपनी अलग डेस्टिनेशन है और वो उसी को फॉलो करती है। उसी तरह से हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना पर्पस होता है एंड उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के पर्सपेक्टिव से बनते हैं कि यूज़र को उसका क्या काम है, उसी पर्पस से वो डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर फिर भी फंक्शन कर सकता है अगर वहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन कर रहे हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस हैं जिसे आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं
इंस्टॉल कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क कर पाए। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, आप उस पर कुछ भी काम नहीं कर सकते। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तब इंस्टॉल किया जाता है जब आपको रिक्वायर्ड होता है। लाइक अगर आपको व्हाट्सएप वेब की रिक्वायरमेंट है तो आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी एप्लीकेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाउनलोड करते हैं। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स हैं एंड्रॉयड, जो हम मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ करते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस विंडोज़। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स हैं लाइक वर्ड प्रोसेसर, मीडिया प्लेयर, इस तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये टर्म 2006 में गूगल सीईओ ने दिया था। ये टर्म और ज़्यादा पॉपुलर हुआ टाइम के साथ। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इन सभी कंपनीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसे पॉपुलराइज करने में। सो क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? जब स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर, ये सभी सर्विसेज ऑनलाइन डिलीवर की जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं लैपटॉप पर और आप उसे ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू सेव कर रहे हैं, सो उसमें क्या होगा, आपका डेटा ऑनलाइन सेव हो रहा है, जहां पर उसका ऑटोमेटिक बैकअप भी रहेगा। मींस अगर आपका लैपटॉप फंक्शन करना बंद भी कर देता है तब भी किसी दूसरे डिवाइस से आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। सो क्या क्या की फीचर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के? फर्स्ट इज ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मींस जब भी आप चाहते हैं आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। मिनिमल यूज़र मैनेजमेंट, आपका इतना ज़्यादा मैनेजमेंट का रोल नहीं है, आपको सिंपली एक बार वो फीचर टर्न ऑन करना है एंड फिर आप जो भी उसमें काम करते हैं वो सभी चीज़ें ऑनलाइन स्टोर हो पाती हैं एंड उनका ऑनलाइन बैकअप भी रहता है, तो इसमें इतना ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। देन सपोर्ट्स फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि जो करंट प्लान है उसमें कम स्टोरेज स्पेस है एंड मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्लान्स होते हैं। डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर, आप इजीली अपने डेटा को स्टोर कर पाएंगे। लाइक आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अब ऑनलाइन स्टोर होगा तो आप उसमें काम भी आसानी से कर पाएंगे एंड किसी भी डिवाइस से आप उसको यूज़ कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। Here are few examples of cloud smart storage providers. Google Drive, it was launched on April 24, 2012. Dropbox in 2007. OneDrive in 2007 August. iCloud in October 2012. ये सभी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, हम यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, गूगल ड्राइव हमें हेल्प करता है हमारा डेटा अलग अलग डिवाइसेस के अक्रॉस स्टोर करने के लिए। विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्टफोन, टैबलेट सभी पर अवेलेबल होता है। ऑफलाइन एक्सेस भी मिलता है डेटा का, हमें वहाँ पर ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है बस। एंड इसमें हमें स्टोरेज, फ्री स्टोरेज मिलती है 15 GB तक अगर फ्री चाहिए तो, और अगर इससे एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अपग्रेड के प्लान होते हैं, पेड प्लान्स 100 GB, 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB एंड 30 TB, अलग अलग पेड प्लान्स होते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। इनिशियली ये एक स्टार्टअप की तरह क्रिएट किया गया था, 2 MIT स्टूडेंट्स ने इसे क्रिएट किया था। ये फाइल स्टोरेज प्रोवाइड करता है, लाइक सिक्योरली फाइल स्टोर कर सकते हैं, उन्हें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, फाइल सिंक हो सकती हैं, शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ईजी टू यूज़ है एंड रिलायबल भी है। फ्री प्लान की बात करें तो 2 GB तक है। पेड प्लान्स अलग अलग हैं, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, 2 TB, 3 TB, 5 TB। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, इसकी हेल्प से भी हम अपना डेटा ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं एंड उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑफिस ऑनलाइन का पार्ट है एंड इसमें आप डायरेक्टली ऑफिस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। स्टोर्स फाइल्स एंड पर्सनल डेटा, लाइक आपकी जो सेटिंग्स होती हैं विंडोज़ की सेटिंग्स, वो भी ये स्टोर कर सकता है। आपके प्रेफरेंसेस, ऐप की सेटिंग्स, ये सभी चीज़ें भी यहाँ पर स्टोर की जा सकती हैं एंड ये डिफरेंट डिवाइसेस में वर्क कर सकता है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट्स।
फ्री स्टोरेज की बात करें तो 5 GB तक है, और पेड प्लान्स की बात करें तो 50 GB, 1 TB, 5 TB एंड कुछ प्लान्स ऑफिस 365 के साथ भी होते हैं। सो अलग अलग पेड प्लान्स भी हैं, फ्री स्टोरेज भी है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। देन आई क्लाउड, ये क्लाउड स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग सर्विस एप्पल कंपनी प्रोवाइड करती है। इसकी हेल्प से डिफरेंट डॉक्यूमेंट, फोटोज, म्यूजिक एंड बहुत सारी फाइल स्टोर कर सकते हैं। iOS, मैक ओएस के साथ तो ये वर्क करता ही है, साथ ही ये विंडोज़ के साथ भी वर्क करता है। इससे आप फाइल शेयर कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं एंड इवन डिवाइसेस को भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डिवाइस खो गई है तो आप उसे इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर लॉस्ट है, अगर आपको मिल नहीं रही है तो आप उसे मैनेज भी कर सकते हैं। लाइक आपको उसमें से अपना डेटा डिलीट करना है या फिर जो भी एक्शन आपको लेना है वो आप इसी की हेल्प से ले सकते हैं। सो काफ़ी सारे लोग इसे प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पर हमने कुछ ही एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं बट हमने यहाँ पर सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स देखे हैं। ओके, देन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट इज फास्टर टाइम टू मार्केट, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग न्यू इनोवेशन को सपोर्ट करता है। इसकी हेल्प से हम न्यू आइडियाज़ ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नए एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, और इसमें कोई हार्डवेयर लिमिटेशन नहीं आएगा क्योंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। देन स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें स्टोरेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल डिवाइस है या फिर आपने फिजिकली कहीं पर डेटा स्टोर किया है तो इसमें आप जितना डेटा चाहते हैं उतना स्टोर कर सकते हैं, इजीली अपने प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो बिजनेस डिमांड्स को इजीली फुलफिल किया जा सकता है बिना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए। कॉस्ट सेविंग, जब आप क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं तो आप वही मॉडल या प्लान चूज़ करते हैं जो आपके लिए सूटेबल है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, तो आप उतना ही पे करते हैं जितनी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं। बट अगर हम बात करें किसी फिजिकल डिवाइस की जिसको आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, बैकअप के लिए या स्टोरेज के लिए, तो उसमें आपको जो प्रोवाइडेड है, जो उसकी कैपेसिटी है वो उतनी ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर कर सकते हैं। देन बेटर कोलैबोरेशन मीन्स अगर आपको कहीं से भी अपना डेटा एक्सेस करना है और वो क्लाउड स्टोरेज पर अवेलेबल है तो आप उसे कहीं से भी किसी भी टाइम एक्सेस कर पाएंगे अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। देन एडवांस सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है। इसमें ऑटोमेटिक मेंटेनेंस भी होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट भी होता है, तो जो आपका डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर है। एंड इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग को बहुत बेनिफिशियल मानते हैं, इतना ज़्यादा पॉपुलर है एंड सभी यूज़ करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस चीज़ के एडवांटेजेस हैं उस चीज़ के लिमिटेशंस भी होंगे। सबसे पहला लिमिटेशन है इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो हम क्लाउड पर स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी एक लिमिटेशन है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो आप अपने डेटा को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देन वेंडर लॉक इन, कभी कभी जो सर्विसेज एक वेंडर से दूसरे वेंडर को ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि अलग अलग वेंडर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हाई लेवल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं हमारा डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, बट अगर इन स्टैंडर्ड्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है तो हैक हो सकता है डेटा। एंड हम जानते हैं कि जब हमारा डेटा सर्वर पर स्टोर हो रहा है, कोई ना कोई आप स्पेसिफिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो वो गूगल का सर्वर है, अगर आप वन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, मतलब आपका डेटा किसी ना किसी सर्वर पर स्टोर्ड है। तो भले ही वहाँ पर कितनी भी हाई लेवल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हो, बट अगर स्टैंडर्ड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो उस केस में डेटा हैक होगा, और डेटा हैक होगा तो वो जितने भी यूज़र्स वहाँ पर हैं उन सभी का डेटा रिस्क में होगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, एंड ऑफ कोर्सली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट गिवन है, आप इसकी हेल्प से भी लर्न कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग इट अगेन। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग में रियल टाइम में डेटा प्रोसेसिंग होती है लोकल डिवाइसेस पर, मींस डेटा सोर्स के पास। फॉर एग्जांपल जब कभी आप कोई भी
इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक आप स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर स्मार्ट लाइट सिस्टम है, तो अगर आपने इंस्ट्रक्शन दिया है स्विच ऑफ द लाइट्स, तो वो लाइट्स एकदम बंद हो जाएंगी या फिर उसमें टाइम लगेगा? वो एकदम बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस को रियल टाइम में प्रोसेस किया गया है, इसलिए जो आउटपुट आपको मिला है वो भी एकदम ही मिल जाएगा, मीन्स रियल टाइम में। सो ये अलग अलग डिवाइसेस में मिलता है, जैसे वियरेबल्स लाइक स्मार्ट वॉच, ट्रैफिक सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड्स एक्सेट्रा। मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, एज कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग में रियल टाइम में डेटा प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से जैसे ही हमने इनपुट दिया वैसे ही हमें आउटपुट मिलेगा, मतलब हाई रिस्पॉन्सिवनेस होगी। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो हमने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमें देर में मिले, क्योंकि यहाँ पर उसमें टाइम लग सकता है। सो इट इज़ नॉट टाइम सेंसिटिव। फ्यूचर आउटलुक, मतलब दोनों अगर एक साथ देखे जाएं तो ऑफ कोर्सली आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये अच्छे कंप्यूटिंग मॉडल्स बना रहे हैं, एंड दोनों को एक साथ यूज़ किया जाएगा, तभी हम इन्हें बेस्ट यूटिलाइज कर पाएंगे कंप्यूटिंग मॉडल्स में। IoMT, इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं पेशेंट्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक IoMT डिवाइस है तो वो पेशेंट का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन रखेगी, लाइक वहाँ पर पेशेंट की हेल्थ कैसी है, हार्ट रेट कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है, ये सभी डिफरेंट डिटेल्स मेंटेन रखेगी एंड इन्हें कॉन्टिन्यूसली डॉक्टर्स के साथ शेयर करती रहेगी। सो ये जो नेटवर्क पर शेयर हो रहा है डेटा, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योर नेटवर्क यूज़ हो रहा है। सो अब ये काम कैसे करता है इसे देखते हैं। तो अगर IoMT डिवाइसेस के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ किया जाएगा, तो जो भी डेटा है वो क्लाउड पर जाएगा, वहाँ पर स्टोर होगा और वहीं से एक्सेस किया जा सकता है फर्दर एनालिसिस के लिए। और अगर एज कंप्यूटिंग यहाँ पर यूज़ की जाती है IoMT डिवाइसेस के साथ, तो इसमें एज कंप्यूटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस होंगी वो सभी अपना डेटा लोकल नियर बाय सर्वर को भेजेंगी, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही अपने डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करें। मीन्स यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी हाई रिस्पॉन्सिवनेस होगी, ना कि इंटरनेट या फिर क्लाउड। तो सबसे पहले यहाँ पर रियल टाइम में प्रोसेसिंग होगी। हो सकता है कि वो लोकल सर्वर करे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोर्स खुद ही रियल टाइम प्रोसेसिंग करे। तो ऐसे में हमें रियल टाइम में नोटिफिकेशन मतलब रिस्पॉन्स मिल जाता है, एंड देन उसके बाद ये क्लाउड पर स्टोर हो जाएगी इंफॉर्मेशन। ओके, सो इस तरह से IoMT डिवाइसेस के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग काम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली ऐसी इंटेलिजेंस जो मशीन्स को ह्यूमंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमंस तो नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब जो इनके पास इंटेलिजेंस है वो नेचुरल है, बाय बर्थ उनको मिली है। बट मशीन्स वो इंटेलिजेंट नहीं होती, डम मशीन्स होती हैं। मीन्स जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो सिर्फ उसे ही फॉलो करती हैं। सो अगर हम यही इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उसे इंटेलिजेंट बनाते हैं, मीन्स हम उसे इतना कैपेबल बनाते हैं कि वो खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ह्यूमंस की तरह सोच सके, तब वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीन्स जो क्रिएट की गई है, बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल नहीं थी, वो हमने क्रिएट की है। सो ये डिफरेंट कैसे होती है ह्यूमन से? ह्यूमंस कॉन्शियस होते हैं, इमोशंस होते हैं ह्यूमंस में, बट जो AI होता है उसके पास इमोशंस भी नहीं होते और ना ही वो कॉन्शियस होता है। सो वहाँ पर जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी आपकी कमांड होगी, वो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देता है, आपसे बात करता है। बट वहाँ पर वो इमोशंस के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ जो आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो इसलिए वहाँ पर इमोशंस और कॉन्शियसनेस नहीं होती। AI का पर्पस है कि ये ह्यूमंस के कॉग्निटिव फंक्शन जैसे लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी को कॉपी करे। मीन्स जैसे ह्यूमन सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही वो भी सोचे, वो भी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो हमारा गोल है कि हम AI की हेल्प से ऐसी मशीन्स बनाएं जो बिल्कुल ह्यूमन जैसी हैं, इंसान जैसी हैं, इंसान की तरह सोचती हैं, इंसान की तरह बिहेवियर है, बट वो इंसान नहीं है। मतलब है तो इन सब के पीछे बेसिकली कोडिंग, बट फिर भी हम उसमें ऐसा बिहेवियर लाना चाहते हैं जिसकी हेल्प से वो लर्न भी कर सके, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सके, मतलब बिल्कुल ह्यूमन जैसा बिहेव कर सके। बट फिर भी वो ह्यूमन तो नहीं बन पाएगी, बट फिर भी वो ह्यूमन जैसा सोच पाएगी, बिहेव करेगी। अंडरस्टूड?
Here are some common applications of AI, facial detection and recognition। जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए फेशियल डिटेक्शन लगा होता है, जहाँ पर आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसमें AI का यूज़ होता है। देन स्मार्ट होम डिवाइसेस लाइक सिक्योरिटी सिस्टम एंड लाइटिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम्स ऑफ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि आपके लिए नेक्स्ट रिकमेंडेड वीडियो कौन सी है, तो उसमें भी AI का ही यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई का ही एक पार्ट है। एआई में हम स्मार्ट मशीन बनाना चाहते हैं और एमएल इस स्मार्ट मशीन को बनाने का एक तरीका है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमएल एक ऐसा वे है जिसकी हेल्प से हम मशीन्स को लर्न करने में हेल्प करेंगे और उन्हें स्मार्ट बनाएंगे डेटा को यूज़ करते हुए। मीन्स यहाँ पर मशीन खुद से लर्न करती है, लाइक जो भी डेटा उसके पास जा रहा है वो उसी के बेसिस पर समझती है कि मुझे आगे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, जो भी वीडियोस आप देखते हैं उन्हीं के बेसिस पर ये एनालाइज किया जाता है, ये देखा जाता है कि आगे आपको कौन सी वीडियो दिखानी चाहिए। तो बेसिकली वो पहले खुद सीखता है और फिर आपको रिजल्ट देता है। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग एंड ये फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है, बस हम नोटिस नहीं कर पाते, रियलाइज नहीं कर पाते, बट फ्रिक्वेंटली हम इसके एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, टारगेटेड एड्स, लाइक आप कोई भी यूट्यूब वीडियो ओपन करते हैं तो उस पर आपको रैंडम ऐड नहीं दिखाई देगी, आपको उस पर उससे ही रिलेटेड ऐड दिखाई देती है। मशीन लर्निंग के लिए लार्ज एंड डाइवर्स डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, पावरफुल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटिंग है एंड क्लाउड स्टोरेज है जिसकी हेल्प से इजीली डेटा को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जिसकी हेल्प से ऑटोमेटिकली मॉडल्स क्रिएट हो जाते हैं ताकि कॉम्प्लेक्स डेटा को जल्दी से जल्दी एक्यूरेटली एनालाइज किया जा सके। जब प्रॉपर एनालिसिस होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकती हैं, कहाँ पर उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे, एंड रिस्क भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। ऑल ओवर मशीन लर्निंग इस तरह से बेनिफिट करती है एंड ये सभी एनेबलर्स हैं, मतलब इन सभी की वजह से मशीन लर्निंग पॉसिबल हो पाती है। देन हियर आर सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ एमएल। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऐसी कार्स जो खुद चल सकती हैं बट फिर भी इसमें ड्राइवर होता है, बट ये मैक्सिमम काम खुद कर सकती हैं। यहाँ पर ऐसी कार्स में जो एमएल मॉडल यूज्ड होता है वो एमएल मॉडल पहले से ही काफ़ी सारे रियल ड्राइविंग डेटा सेट से ट्रेंड है। उसको पता है कि कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ पर स्पीड को इंक्रीज करना है, कहाँ पर रोकना है, क्योंकि वो चीज़ पहले से ही उसने डिफरेंट डाइवर्स डेटा सेट से लर्न की हुई है। देन इफेक्टिव वेब सर्च, जब आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो उसके नीचे और भी टॉपिक्स दिखाता है एंड वो जनरली रिलेटेड होते हैं। तो वो हमें कैसे शो किए जाते हैं, वो इस बेसिस पर हमें शो किए जाते हैं कि जो बाकी लोग ये टॉपिक सर्च करते हैं वो इससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक देखते हैं, तो वही टॉपिक्स फिर आपको दिखाए जाते हैं रिलेटेड टैब में। देन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम को डिटेल में समझता है, एनालाइज करता है एमएल, सो दैट वो जेनेटिक डिजीजेस के बारे में समझ पाए, कैंसर एंड बाकी हेल्थ इश्यूज के बारे में समझ पाए। देन प्रैक्टिकल स्पीच रिकॉग्निशन, आपने ये यूज़ किए होंगे जैसे सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, कुछ ना कुछ आपने यूज़ किया होगा। तो जब आप इनसे बात करते हैं तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे आप इनसे बात कर रहे हैं। ये ऐसा कैसे, मतलब हमारी स्पीच कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पहले से ही इनके एमएल मॉडल्स को एग्जिस्टिंग डेटा के साथ ट्रेन किया गया है, अलग अलग स्पीच के साथ ट्रेन किया गया है ताकि ये अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग एक्सेंट सभी को प्रॉपरली समझ पाएं एंड रिस्पॉन्ड कर पाएं। 7 बेसिक स्टेप्स इन मशीन लर्निंग। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन, मीन्स रॉ डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। देन डेटा प्रिपरेशन, जो रॉ डेटा कलेक्ट किया है उसे क्लीन एंड फॉर्मेट करेंगे। देन चूज अ मॉडल, एक सूटेबल एमएल मॉडल को चूज करना है, उसे ट्रेन करने के लिए डेटा प्रोवाइड करेंगे। देन उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। देन अगर परफॉर्मेंस वीक है तो उसके पैरामीटर्स पर काम करेंगे एंड देन फाइनली वो रेडी होगा रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस के लिए यूज करने के लिए। हम उसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक, एआई वर्सेस एमएल।
एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, बट मशीन लर्निंग में हम मशीन को ही डेटा प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई अलग से प्रोग्रामिंग नहीं होती है एंड वो उसी डेटा से सीखती है। देन एआई स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोच के एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। बट मशीन लर्निंग, क्योंकि इसको ऑलरेडी डेटा मिला हुआ है, तो ये उसी डेटा से सीखती है। देन एआई में हमारा मेन गोल है कि हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम क्रिएट कर पाएँ जिससे हम कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर पाएँ। मतलब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, हम अलग अलग टास्क यहाँ पर परफॉर्म कर पाएँ, ये हमारा मेन गोल होगा। बट मशीन लर्निंग में स्पेसिफिक टास्क होगा, लाइक हमने जो उसको डेटा प्रोवाइड किया है वो डेटा जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, तो जो भी हम मशीन्स बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली वही टास्क परफॉर्म करेगी जिसके लिए उसे जिसके डेटा सेट्स के साथ ट्रेन किया गया है। लाइक अगर सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसमें कौन से डेटा सेट्स यूज किए जाएंगे, जो रियल वर्ल्ड में ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसके डेटा सेट्स यूज किए जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं वॉइस असिस्टेंट्स की, तो उसमें रियल वॉइस सैंपल्स को यूज किया जाएगा, रियल वॉइस डेटा सेट्स दिए जाएंगे एंड उसी की हेल्प से उसको ट्रेन किया जाएगा, तो वो स्पेसिफिकली वही टास्क परफॉर्म कर पाएगी। अंडरस्टूड? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेन फोकस होता है सक्सेस पर, बट मशीन लर्निंग में फोकस होता है एक्यूरेसी और पैटर्न्स पर। मीन्स हम पैटर्न्स को फॉलो करते हुए एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच पाएं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ एप्लीकेशंस हैं, सीरी, कस्टमर सपोर्ट यूजिंग चैटबॉट्स, ऑनलाइन गेम प्लेइंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे सोफिया, ये सभी एप्लीकेशंस हैं एआई के। देन एमएल के एप्लीकेशंस की बात करें, गूगल सर्च एल्गोरिथम, लाइक आप कितना सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उसी के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो आपको कैसे वो शो की जाती हैं, लाइक सबसे ऊपर कौन सा रिजल्ट दिखाना है, फिर कौन सा रिजल्ट दिखाना है, ये सभी चीज़ें वहाँ पर कैसे डिसाइड की जाती हैं, बाय मशीन लर्निंग। क्योंकि मशीन डेटा सेट से लर्न कर रही है, जिस तरह से सभी यूज़र सर्च कर रहे हैं वो उसी के बेसिस पर लर्न कर रहा है कि हमें किस ऑर्डर में ये सभी शो करने हैं, प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। सिमिलरली ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम, फेसबुक टैगिंग सजेशन, ये सभी एमएल के एप्लीकेशंस हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरीज हैं वीक, जनरल, स्ट्रॉन्ग, वेयर एज मशीन लर्निंग की कैटेगरीज हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मशीन लर्निंग में लर्निंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लर्निंग की कैटेगरीज होती हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। Artificial intelligence has reasoning, self correction and learning, whereas machine learning इसमें सेल्फ करेक्शन और लर्निंग तब होगा जब न्यू डेटा को इंट्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले एक डेटा सेट प्रोवाइड किया है, बहुत सारे डेटा सेट्स हैं हमने प्रोवाइड किए हैं, और फिर हम बाद में और डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे सिर्फ तभी वो सेल्फ करेक्शन और लर्निंग कर पाएगा। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ डील कर सकता है, बट मशीन लर्निंग ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ डील नहीं करता है, ये सिर्फ सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ डील करता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। हाउएवर आपको ध्यान रखना है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा एक बिगर गोल है स्मार्ट मशीन्स बनाने के लिए, सो मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये अचीव कर सकते हैं। ओके, सो डिफरेंसेस भी याद रखने हैं और ये भी याद रखना है कि ये रिलेटेड कैसे हैं। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि डिजिटल चैनल्स, मतलब ऑनलाइन चैनल्स को यूज किया जाए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। इसकी हेल्प से ब्रांड्स अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। एंड कॉमन चैनल्स हैं जैसे सर्च इंजन्स, लाइक आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स दिख जाते हैं। देन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ईमेल, मोबाइल ऐप्स, टेक्स्ट मैसेजिंग, वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग, एड्स तो देखी होंगी आपने। सो ये सभी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह सकते हैं।
डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसी ही होती है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होती है एंड इसमें डेटा ड्रिवन अप्रोच होगा। मींस कंज्यूमर्स का डेटा यूज़ किया जाएगा राइट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी गूगल पर कुछ भी सर्च किया और फिर आप उसको परचेज भले ही ना करें, बट आप किसी और वेबसाइट पर चले जाएं, एग्जाम्पल आप यूट्यूब पर चले गए हैं कोई वीडियो देखने, तो आपको उस वीडियो से पहले जो ऐड दिखाई जाएगी वो उसी सर्च से रिलेटेड होगी जो अभी आपने गूगल पर किया था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर आपकी सर्च हिस्ट्री को यूज किया जा रहा है एमएल मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। तो एमएल मॉडल वहां से समझ रहा है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप जिस चीज में इंटरेस्टेड होंगे आपको उसी चीज की एड शो की जाएगी। So what are the benefits of digital marketing? ग्लोबल रीच विद मिनिमल एफर्ट्स। मीन्स अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है तो वो सिर्फ लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाती है, बट अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्योंकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है तो इसलिए कस्टमर्स भी वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो पाते हैं। कोई भी टाइम जोन हो, कोई भी लोकेशन हो, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देन डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि काफ़ी सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फ्री होते हैं एंड आप उस पर डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट से कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी चीप होते हैं, क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, जहाँ पर भी आप एडवर्टीजमेंट करेंगे वो काफ़ी महंगी होगी एज़ कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। एंड वहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट हुई वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहेगी, बट अगर हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो वहाँ पर कंटेंट ज़्यादा टाइम तक रहेगा एंड एक लंबे टाइम तक यूजर्स उससे अट्रैक्ट हो पाएंगे। डेटा एंड एनालिटिक्स डिफरेंट कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करने में हेल्प करता है डिजिटल मार्केटिंग। कैंपेन परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कस्टमर एंगेजमेंट डिफरेंट पॉइंट पर कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स पर, लाइक बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उस पर डिफरेंट पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन मैसेजेस होते हैं जो स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट होते हैं। इससे कस्टमर बिजनेस रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होता है एंड लॉयल्टी भी बिल्ड होती है। So here are few examples of different career opportunities in digital marketing. Photographer, digital marketing intern, e-commerce manager, marketing analyst, SEO means search engine optimization specialist, copywriter, graphic designer, social media specialist and photographer. देन टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग जहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग की जाती है, लाइक आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर स्पॉन्सर्ड ऐड शो किए जाते हैं, वो इसी का एग्जाम्पल है। देन ईमेल मार्केटिंग, जो आपको प्रमोशन मेल्स मिलते हैं, वो इस चीज़ का एग्जाम्पल है। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जब भी आप किसी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, आप उनकी कोई भी वीडियो देखते हैं या पोस्ट देखते हैं जिसमें लिखा होता है स्पॉन्सरशिप, सो वो स्पॉन्सरशिप बेसिकली इसी चीज़ का पार्ट है, वो पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं एंड वो किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। देन मोबाइल मार्केटिंग मींस जब आपको मोबाइल पर ऐड शो की जाती हैं, लाइक आपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ओपन किया है तो वहाँ पर आपको एक ऐड शो हो जाएगी, या फिर आप कुछ सर्च कर रहे हैं वहाँ पर आपको ऐड शो हो जाएगी। देन वायरल मार्केटिंग मींस जो भी वायरल ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो करते हुए मार्केटिंग की जाती है। देन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मींस जब भी लोग कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसमें आपका रिजल्ट कैसे टॉप पर आए, ये चीज़ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देन कंटेंट मार्केटिंग मींस अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वो खुद में एक मार्केटिंग है, भले ही आपने उसमें एक ऐसा ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, बट अगर वो ट्यूटोरियल वीडियो बहुत अच्छा है तो उससे भी काफ़ी कस्टमर्स अट्रैक्ट हो पाएंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल मीडिया एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है कन्वेंशनल सोशल बिहेवियर रूल्स जो हमें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में फॉलो करने होते हैं। तो सोशल मीडिया एटिकेट्स का मतलब है ऐसी गाइडलाइंस जो ऑनलाइन अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर आपको
कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये चीज़ सिखाई जाती है सोशल मीडिया एटिकेट्स के थ्रू। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट हैं तो आप किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, वीडियोस उनकी बिना परमिशन के शेयर ना करें एंड अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन यूज़ कर भी रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर क्रेडिट दें अगर आपको उनकी परमिशन मिली है। सो आपको उन्हें प्रॉपर क्रेडिट भी देना है। देन here are some social media etiquettes for students. प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। ऑनलाइन सोशल मीडिया पर प्रेजेंट होने पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए आप कभी भी ऑनलाइन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, जैसे आपके पासवर्ड, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एंड जब भी कोई ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें लोकेशन शेयर ना करें एंड प्राइवेसी सेटिंग्स को प्रॉपरली एडजस्ट करें। ये देखें कि आपको कौन आपकी पोस्ट देख सकता है, लाइक आपका अकाउंट पब्लिक है, प्राइवेट है, कौन आपको टैग कर सकता है, मेंशन कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ये सभी प्राइवेसी सेटिंग्स प्रॉपरली एडजस्ट करें। देन स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स यूज़ करें, लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड ना हो क्योंकि वो कोई भी इजीली गेस कर सकता है एंड सेम पासवर्ड यूज़ ना करें मल्टीपल अकाउंट्स के लिए, अदरवाइज अगर एक अकाउंट हैक हो गया फिर बाकी सारे अकाउंट्स भी हैक हो जाएंगे। देन एनेबल 2-स्टेप वेरिफिकेशन वेन एवर पॉसिबल फॉर एडेड सिक्योरिटी। 2-स्टेप वेरिफिकेशन ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें जब भी आप कहीं भी लॉगिन करते हैं तो फिर आप दूसरी डिवाइस से जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। सो वो ज़्यादा अच्छा फीचर है क्योंकि अगर बाय चांस किसी ने गलती से पासवर्ड गेस कर भी लिया तो जब तक वो वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करें। अननोन कनेक्शंस ना बनाएं, सिर्फ ऐसे लोगों से ही कनेक्ट करें जिन्हें आप रियल लाइफ में जानते हैं एंड ट्रस्ट करते हैं। बाकी अननोन लोगों को ना ही फॉलो करें और ना ही उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी। आपको दूसरों की प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करनी है। मींस अगर आप कभी भी किसी के साथ कोई फोटो या वीडियो क्लिक करते हैं एंड उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहते हैं तो पहले उनसे उनकी परमिशन लें, बिकॉज हो सकता है कि वो कंफर्टेबल ना हो अपनी फोटो या वीडियो शेयर करने में। तो इसलिए किसी की भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। बी केयरफुल ऑफ वॉट यू शेयर अबाउट योर सेल्फ। जब भी आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं। उसमें आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं हो रही, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि जो भी चीज़ आप ऑनलाइन शेयर करते हैं वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो पाएगी। तो भले ही उसे आप अपने साइड से डिलीट कर दें बट वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगी। तो इसलिए आप सोच समझकर शेयर करें जो भी ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। देन जैसा कि सोशल मीडिया पर देखा जाता है ट्रोलिंग बहुत कॉमन होती है। कोई पर्सन अगर कुछ ऐसा पोस्ट करता है जो बाकी के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है तो उस पर्सन को ट्रोल किया जाता है एंड कभी कभी ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिस पर्सन ने वो पोस्ट किया है उसके लिए वो बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट हो जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि सामने वाले पर्सन ने अगर पोस्ट की है तो वो खुद भी एक ह्यूमन ही है, उससे भी गलती हो सकती है एंड कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी गलत बोलने से पहले ये सोचें कि आप भी उस पर्सन की जगह हो सकते थे एंड अगर आपको कोई इतना गलत बोले तो क्या आप उसे सह पाएंगे? नहीं। तो इसलिए जब आप खुद नहीं सह पाएंगे तो आप दूसरे को कैसे बोल सकते हैं। सो कभी भी ऑनलाइन किसी को हैरेस ना करें, टीज ना करें, ये बहुत ही गलत हैबिट होती है एंड जस्ट अवॉइड इट। वैसे भी ये साइबर लॉज के अगेंस्ट भी है तो इसलिए साइबर बुलिंग किसी भी केस में नहीं करनी चाहिए, ना ही एथिकली और ऑफकोर्सली लॉज के अगेंस्ट भी है तो लीगली भी नहीं करनी चाहिए। ओके। सोशल मीडिया पर स्पैमिंग बहुत कॉमन है। लाइक हम किसी को भी कोई टेक्स्ट करते हैं और अगर इमीडिएटली हमें रिप्लाई नहीं मिलता है तो हम उसको बार बार टेक्स्ट करते हैं, रिपीटेड टेक्स्ट करते हैं, बट इसे स्पैमिंग कहते हैं। तो स्पैमिंग ना करें, बार बार टेक्स्ट ना करें। एक बार आपने मैसेज सेंड कर दिया है, टाइम दें, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देन टू पोस्ट और नॉट टू पोस्ट मीन्स कुछ भी पोस्ट करने से पहले अच्छे से सोच लें कि क्या ये चीज़ हमें पोस्ट करनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि जब एक बार आप कोई भी चीज़ शेयर कर देते हैं, कोई भी
पोस्ट है, रिटन पोस्ट है या कोई पिक्चर है जो हो सकता है कि वो कंट्रोवर्शियल हो, लाइक हो सकता है कि आपने रिलीजन के ऊपर कुछ बोला है बट वो आपके हिसाब से तो सही है बट हो सकता है किसी और के लिए ऑफेंसिव हो, इनएप्रोप्रिएट हो, रूड हो। तो इसलिए जो भी जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि इस पर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, उसको शेयर ना करें, क्योंकि उससे अननेसेसरीली आपको भी प्रॉब्लम होगी और सामने वाले को भी। तो इसलिए जो भी चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं उसे सोच समझकर पोस्ट करें। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से ये काफ़ी यूज़फुल है डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करने के लिए, एंड लोग इसे अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव वे में बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। बट कुछ लोग इसे मिसयूज़ भी करते हैं, र्यूमर्स फैलाने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, एंड कभी कभी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट किया जाता है। लोगों के हिडन एजेंडाज होते हैं जिनके लिए वो र्यूमर स्प्रेड करते हैं। बट हमें ऐसे र्यूमर स्प्रेड करने से बचना है। हमें कोई भी फेक पोस्ट मिलता है तो हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए, एंड हमें खुद र्यूमर स्प्रेड करने से बचना चाहिए। कैसे बचें? जब भी आपको कोई पोस्ट फॉरवर्डेड मिलता है तो पहले आप उसे खुद वेरीफाई करें कि क्या ये सही है, और अगर वो सही नहीं है तो आपको उसके खिलाफ एक्शन भी लेना है, उस कंटेंट को रिपोर्ट करना है, एंड आगे तो बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें क्योंकि र्यूमर्स की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो इन सभी बातों का ध्यान रखना है जब आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1 एमर्जिंग ट्रेंड्स, एंड शेड्यूल आपको पोस्ट ऐप पर मिल गया है, वहां पर चेक कर सकते हैं। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।